हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BPCC 105 द टॉपिक ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। अगेन जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ओके, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट रिलेटेड गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना पेपर कोड डालेंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके 90+ स्कोर आ जाएंगे, क्योंकि सिलेबस सारा कवर किया हुआ है यहाँ पे। और राइट, इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इनमें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। ओके गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सोर्सेस, टाइप्स एंड एरर्स ऑफ हाइपोथेसिस। समझते हैं हाइपोथेसिस क्या होती है। इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट और प्रेडिक्शन मेड बिफोर कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी। देखिए, जब भी हम रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने जाते हैं तो उससे पहले एक हाइपोथेसिस बना ली जाती है। ये हाइपोथेसिस एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, एक प्रेडिक्शन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, मैंने अगर कहा कि डेली एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक हाइपोथेसिस है। अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, पहला है हमारा डेली एक्सरसाइज और दूसरा है हमारा हेल्थ। ठीक है, अब ये जो डेली एक्सरसाइज है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो हेल्थ है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये हमारे डेली एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने भी हाइपोथेसिस बनाई कि डेली एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी रहती है। अब जब मैंने ये हाइपोथेसिस बना ली, अब इसके बाद मैं अपनी रिसर्च कंडक्ट करूंगी ये चीज को देखने के लिए कि क्या ये सच में होता है कि हमारी जो हेल्थ है वो इस डेली एक्सरसाइज से इंप्रूव होती है। मैं डेटा कलेक्ट करूंगी, आगे जो भी प्रोसेस होती है वो। ठीक है, तो हाइपोथेसिस का मतलब हमें समझ में आया। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, हमें कहाँ से हाइपोथेसिस मिलती है। ठीक है, तो पहला है ऑब्जर्वेशन, हमारे जो डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बच्चे लाइब्रेरीज में ज़्यादा जाते हैं, जो अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, उनके स्कोर भी अच्छे आते हैं। तो ये एक हमारे डेली एक्सपीरियंसेस है, तो इसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बन जाती हैं। एग्जिस्टिंग थियरी, अगर पहले कोई थियरी एग्जिस्ट कर रही हो तो उसको भी कंसीडर करके हाइपोथेसिस बना ली जाती हैं। प्रीवियस रिसर्च स्टडीज, पहले अगर किसी ने सेम टॉपिक पे, जैसे हमने हेल्थ की बात की, इस टॉपिक पे किसी ने स्टडी कर रखी हो जहाँ पे उन्होंने बोला हो कि हाँ एक्सरसाइज करने से होता है, तो वहां से भी हम ये हाइपोथेसिस ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हमने भी अपनी लाइफ से बहुत सारी चीजें सीखी होती है तो वो भी हम अप्लाई कर देते हैं जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। और डिस्कशंस एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस, यहाँ पे अपने टीचर्स, एक्सपर्ट्स या अदर रिसर्चर्स हैं उनके साथ में कन्वर्सेशन करके ये सारे आइडियाज क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग टाइप्स पे बात करते हैं। तो पहला है नल हाइपोथेसिस। इट स्टेट दैट देयर इज नो रिलेशन और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स। मैंने आपको दो वेरिएबल्स बताए थे, एक हेल्थ और दूसरा था हमारा डेली एक्सरसाइज। ठीक है, नल हाइपोथेसिस में हम ये मानते हैं कि जो हमारे दोनों वेरिएबल है, मैंने आपको ये बताया था ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। मतलब ये कि डेली एक्सरसाइज करने से ना हेल्थ हमारी अच्छी हो रही है ना हेल्थ हमारी खराब हो रही है, तो कोई रिलेशनशिप नहीं है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या मानते हैं, दैट देयर इज अ रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। मतलब ये कि डेली एक्सरसाइज और हेल्थ में रिलेशनशिप है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर रिलेशनशिप है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होता है, ये हाइपोथेसिस होती है जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कि सेम हमने यहाँ पे देखा है, हमारा हेल्थ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारा डेली एक्सरसाइज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में हम देखते हैं कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जैसे डाइट और एक्सरसाइज जो है ये हमारे क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हमारी डाइट और एक्सरसाइज अगर अच्छी है तो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है हमारी इन चीजों पे, इसीलिए। फिर आते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पे। इट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। मतलब ये कि मानो मैंने आपको बोला कि हेल्दी डाइट से आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है, अब ये आपको ये पता ना कि अगर आप जितनी ज्यादा हेल्दी डाइट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन पता चल रही है कि अगर मैं इस वाले वेरिएबल में इंक्रीज करूंगी तो इस वाले वेरिएबल में भी इंक्रीज आएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, कि एक वेरिएबल की डायरेक्शन से मैं दूसरे की पता चल रही है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इट ओनली स्टेट दैट अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट विदाउट स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देर इज एक्स वेरिएबल एंड यहाँ पे वाई वेरिएबल है, ये हमारा डिपेंडेंट है, ये हमारा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि अगर हम इसमें इंक्रीज करते हैं तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसमें इंक्रीज होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप है। अब ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा दैट वी डोंट नो। ठीक है, इसको ही बोलते हैं नॉन डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं पता चलती हमें। ऑलराइट, अब आते हैं एरर्स ऑफ हाइपोथेसिस।
देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब भी हम करते हैं तो हम लोग नल हाइपोथेसिस ही करते हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस मैंने को बताया था, जहाँ पे रिलेशनशिप को हम लोग रिजेक्ट करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। तो अगर ये हमारी एक्सेप्ट हो गई तो बढ़िया है, अगर ये रिजेक्ट होती है तब फिर जाके हम लोग ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एरर्स की, तो यहाँ पे फर्स्ट एरर होता है टाइप 1 एरर, जिसको हम अल्फा एरर भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है तो हमेशा नल हाइपोथेसिस टेस्ट होती है, ठीक है। अब जैसे अगर ये नल हाइपोथेसिस हमने बनाई और ये हमारी ट्रू निकली, ठीक है, हमारी ये ट्रू थी, तो रिसर्चर को इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रिसर्चर इसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये एरर हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस देनी थी बट यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया, तो ये एक एरर है, इसको अल्फा एरर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप 2 एरर, इसको बेटा एरर बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है, एक्चुअली में ये नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स होती है, ठीक है। तो कायदे से इसको रिजेक्ट करना चाहिए रिसर्चर को, लेकिन यहाँ पे रिसर्चर यहाँ पे एरर कर देता है और इसको एक्सेप्टेंस दे देता है, ठीक है। ये एरर हो गया क्योंकि इसको रिजेक्शन मिलना चाहिए था, क्योंकि फॉल थी एक्चुअल में। तो ये इस एरर को बोलते हैं टाइप 2 एरर और बीटा एरर। कंक्लूजन में वही लिखा हुआ है कि जो हाइपोथेसिस है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरी रिसर्च को हमारी गाइड करती है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि कहाँ से ये डेवलप की जाती हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन थियरीज और जो प्रीवियस स्टडीज होती है वहां से लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। वेरिएबल का मतलब यहाँ पर क्या है, एनीथिंग दैट कैन चेंज और हैव डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन बी चेंज एंड कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं, आगे अच्छे से समझेंगे हम इसको, ठीक है। पर अभी तक ये अभी के लिए ये समझिए कि जो वेरिएबल्स होते हैं ये साइकोलॉजिस्ट की हेल्प करते हैं कि डेटा कलेक्शन में, ठीक है, और जो भी हमारे अलग अलग फैक्टर्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को जानने के लिए हम मदद करते हैं। पहला हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मान के चलिए कोई रिसर्चर है, ठीक है, इसको अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है, इसने हाइपोथेसिस ये ली है कि म्यूजिक को सुनने से हमारी मेमोरी तेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हमको नजर आ रहे हैं, एक हो रहा है लिसनिंग टू म्यूजिक, इसको एलएम लिख देती हूँ मैं, और दूसरा हमारा मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि म्यूजिक लिसन करने से ही तो मेमोरी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिसर्चर इस चीज को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। मान के चलो 100 लोगों पे अगर स्टडी कर रहा है तो उसने 60 को अगर म्यूजिक सुनाया होगा, ठीक है, और 40 जो है उनको नहीं सुनाया होगा, फिर जाके अब ये रिसर्च को देखेगा, तो यहाँ पर ये कंट्रोल कर सकता है कि किसको ये म्यूजिक सुनाएगा और किसको ये म्यूजिक नहीं सुनाएगा। उसके बाद में फिर ये देखेगा कि किसकी मेमोरी पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज का। आ रही है बात समझ में? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द फैक्टर दैट द रिसर्चर चेंजेस और कंट्रोल टू सी इट्स इफेक्ट, ठीक है। ये भी तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। वही जैसे कि म्यूजिक को लिसन करने से हमारी किस चीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, मेमोरी पे। तो यहाँ पे मेमोरी डिपेंड कर रही है इस चीज पे कि म्यूजिक सुना जा रहा है या नहीं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। नेक्स्ट इज कंट्रोल वेरिएबल। देखिए ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको रिसर्चर सेम रखता है हर पार्टिसिपेंट के लिए। मैंने बताया था 60 को आप म्यूजिक सुनाओगे, 40 को आप नहीं सुनाओगे, लेकिन ये कंट्रोल जो वेरिएबल होता है वो सबके लिए सेम रखा जाता है, ठीक है। वो इसलिए ताकि सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसके इम्पैक्ट का पता लगा सके, बाकी जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो इम्पैक्ट ना डाले रिसर्च पे। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे एग्जांपल लिया था, तो जो टेस्टिंग रूम है, मान के चलो टाइम लिमिट है, इंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीजें हमारी कंट्रोल वेरिएबल की तरह हमको एक समझ में आ सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सट्रॉनियस वेरिएबल। ये वो वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं, और रिसर्चर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि इसकी इन्फ्लुएंस कम से कम दिखे। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो वो पार्टिसिपेंट, जैसे वही हम सेम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं म्यूजिक मेमोरी का, ठीक है, पार्टिसिपेंट का जो मूड है, स्ट्रेस लेवल और अमाउंट ऑफ स्लीप, ये जो चीजें होती है ना, ये एक्सट्रॉनियस वेरिएबल की तरह काम कर रही होती है, ठीक है। अब आते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल पे। देखिए ये हमारे अनकंट्रोल्ड फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी रिसर्च स्टडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा, ठीक है, ये भी होते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप वर्ड्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं कब इंडिपेंडेंट बोल रही हूँ, कब डिपेंडेंट बोल रही हूँ। ऑल राइट, आप पेपर में नोट बनाए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऑल राइट, एग्जाम्पल के तौर पर इफ वन ग्रुप लिसन्स टू म्यूजिक इन अ क्वाइट रूम, अगर एक ग्रुप, ठीक है, ये क्वाइट रूम में अगर म्यूजिक को सुन रहा है तो इसकी मेमोरी पे अलग असर पड़ेगा, और दूसरा ग्रुप अगर नॉइजी रूम में सुन रहा है तो मेमोरी पे अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉइजी रूम और क्वाइट रूम क्या है, हमारे यहाँ पे कंफाउंडिंग वेरिएबल है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा भी तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, ठीक है।
सिक्स्थ आता है हमारा पार्टिसिपेंट वेरिएबल। ये बेसिकली जो कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिसिपेंट्स के, ठीक है, जैसे कि जो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग रहते हैं, ठीक है। अब जैसे एज का फैक्टर ले लो, ठीक है, या इंटेलिजेंस का फैक्टर ले लो, पर्सनालिटी का फैक्टर ले लो, मोटिवेशन का फैक्टर ले लो, तो जितनी भी हम लोग स्टडी कंडक्ट कर रहे थे अभी जिन लोगों पे म्यूजिक वाली, हो सकता है उनमें कुछ मतलब अच्छी मेमोरी वाले हो, अच्छे कंसंट्रेशन वाले हो, ठीक है, तो उनकी मेमोरी का जो रिजल्ट आएगा वो अलग आएगा, ठीक है, तो ये पार्टिसिपेंट वेरिएबल हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। देखिए वेरिएबल्स आर फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हमने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को भी पढ़ा, ठीक है। अल्टीमेटली देखिए अंडरस्टैंडिंग दीज टाइप्स ऑफ वेरिएबल अलाउ साइकोलॉजिस्ट टू डिजाइन बेटर एक्सपेरिमेंट एंड ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड देयर की एलिमेंट, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च, देखिए रिसर्च का एक टाइप है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग थॉट्स को देखते हैं, फीलिंग्स को देखते हैं, एक्सपीरियंसेस को देखते हैं और बिहेवियर को देखते हैं, इन सब की स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटेटिव, देखिए क्वांटिटेटिव अलग है, क्वालिटेटिव की हम बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव में हम लोग नंबर से डील करते थे, ठीक है, फैक्ट से डील करते थे। ये क्या करते हैं, इट फोकसेस ऑन वर्ड्स, ओपिनियन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो ये थोड़ा सब्जेक्टिविटी बेस्ड हो जाता है। ऑल्सो इट इज वाइडली यूज इन एजुकेशन, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और हेल्थ केयर, इन सभी फील्ड में बहुत इस्तेमाल होता है क्वालिटेटिव डेटा का। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं इसके। फर्स्ट इज नेचुरल सेटिंग, देखिए क्वालिटेटिव में रिसर्चर जो होते हैं लोगों को उनके एवरीडे सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जैसे स्कूल, होम, वर्क प्लेस एक्सेट्रा। ये इससे से क्या होता है कि यहाँ पे जो रियल और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है ना वो मिलती है यहाँ पे रिसर्चर्स को। सेकेंड इज फोकस ऑन मीनिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस, रिसर्चर देखते हैं कि लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से फील करते हैं एक पर्टिकुलर इशू के बारे में, ठीक है, एंड इट एक्सप्लोर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बिलीव, एटीट्यूड, इमोशन एक्सेट्रा, ठीक है, थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव डेटा। अब यहाँ क्या होता है कि वर्ड्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट, इन सब के रूप में डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ना कि नंबर्स और स्टैट्स के रूप में, जो कि क्वांटिटेटिव में होता है, ना कि क्वालिटेटिव में, ठीक है। फ्लेक्सिबल रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस इज फ्लेक्सिबल एंड कैन चेंज ड्यूरिंग द स्टडी, ठीक है। इससे क्या होता है कि जिसको रिसर्चर को यहाँ पे मौका मिलता है कि वो अपने क्वेश्चन को या मेथड्स को मॉडिफाई कर पाए, ठीक है, एज पर दी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, उसे लगता है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है हमें डेटा कलेक्शन में, तो वो कर सकता है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर आते हैं रिसर्चर एज मेन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे रिसर्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए भी, ठीक है। इंटरव्यूज, डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, इन सब के थ्रू क्या करते हैं रिसर्चर डायरेक्टली पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट करता है, उनके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करता है, इसलिए यहाँ पे रिसर्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं की एलिमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। रिसर्च प्रॉब्लम किसे कहते हैं, एक क्लियर इशू और टॉपिक जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग जानकारी जानना चाहते हैं, कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप हु प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, जिनसे हम लोग इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं उनको पार्टिसिपेंट बोल देते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन मेथड, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, क्वालिटेटिव में ये सारे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और एनालिसिस में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू थीम्स, पैटर्न्स टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे रिसर्चर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो भी फाइंडिंग्स निकल के आती है उन सबका मतलब ये एक्सप्लेन करता है रिसर्चर, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, वही देखा हमने कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो यूजफुल होती है इन गेनिंग डीप नॉलेज अबाउट द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, हमने इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पर एंड ऑल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। देखिए साइकोलॉजिकल जो रिसर्च है, ठीक है, ये हमारी मदद करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, इमोशंस को समझने के लिए और मेंटल प्रोसेस को समझने के लिए। हाउएवर रिसर्चर मस्ट फॉलो एथिकल प्रिंसिपल टू प्रोटेक्ट द राइट एंड वेल बीइंग ऑफ पार्टिसिपेंट। अब रिसर्च अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो मैं पार्टिसिपेंट से हम लोग कुछ तो ऑब्जर्वेशन लेंगे, कुछ, ठीक है, डेटा कलेक्ट करेंगे, और उस दौरान हमें कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को देखना होता है, ठीक है, बस यही बताया गया यहाँ पे। अब देखते हैं, पहला है इन्फॉर्म कंसेंट। पार्टिसिपेंट शुड बी गिवन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी पर्पस, प्रोसीजर एंड रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द स्टडी। मतलब आप जो भी पार्टिसिपेंट हैं जिनसे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उनको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए या क्या स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनसे। सेकेंड इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हार्म। जब आप ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो ये मेक श्योर करना जरूरी है कि पार्टिसिपेंट्स किसी भी फिजिकल, इमोशनल, ठीक है, या साइकोलॉजिकल हार्म से ना सफर करें आपकी रिसर्च की वजह से, ठीक है। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे प्राइवेट रखा जाएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी दी जाएगी। फिर डिसेप्शन पे आते हैं।
कभी कभी क्या होता है कि जब रिसर्चर्स अपनी रिसर्च के लिए पार्टिसिपेंट के पास जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो जो पार्टिसिपेंट है उनको वो काफी कंफर्टेबल नहीं हो पाते, या फिर वो सच नहीं बोलते पूरी तरीके से, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रिसर्चर है, ये ऑब्जर्व कर रहा है एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस वजह से वो नेचुरली उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी जो ट्रू पर्पस होता है कि वो क्यों ये चीजें पूछ रहे हैं वो छुपा लेते हैं। ठीक है, ये क्यों छुपाते हैं? ताकि जो पार्टिसिपेंट है उनके बिहेवियर पे कोई भी इन्फ्लुएंस ना पड़े और उनको जो नेचुरल इन्फॉर्मेशन है वो सामने आ जाए। ठीक है, लेकिन ये जो डिसेप्शन है ये तभी करना सही लगता है जब नेसेसरी हो, मतलब ये चीज सही नहीं है। ठीक है, ये तभी हम कर सकते हैं जब ये थोड़ा नेसेसरी हो और ये कोई हार्म ना क्रिएट करे उन पार्टिसिपेंट्स पे। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम इट, आप जब अपनी रिसर्च कंडक्ट कर लें, आप जब अपना डेटा कलेक्ट कर लें, तो उसके बाद में आप उनको बताएं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका ट्रू पर्पस क्या था। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं डीब्रीफिंग। ऑलराइट। राइट टू विड्रॉ, पार्टिसिपेंट के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो रिसर्च को किसी भी स्टेज में छोड़ के जा सकते हैं, और उनके पास उनको ये छोड़ने के लिए कोई रीजन देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, डीब्रीफिंग वही हमने अभी बताया कि जो रिसर्चर है, ठीक है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को आफ्टर द रिसर्च ये बता सकते हैं, अपना ट्रू पर्पस बता सकते हैं, इसी को हम डीब्रीफिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, यहाँ पे रिसर्चर के बारे में बताया गया कि इनको अपनी जितनी भी फाइंडिंग्स मिली हैं वो ट्रुथफुली इनको रिपोर्ट करनी होती हैं। ठीक है, डेटा में कोई मैनिपुलेशन नहीं करना होता है। ठीक है, किसी के काम को कॉपी नहीं करना होता है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी होती रिजल्ट की, ये सारी चीजें। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। देखिए, वही चीज हमने यहाँ पे देखी कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है उसमें एथिकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट की डिग्निटी, राइट और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके ओके गाइस, तो हमने अपने सारे टॉपिक कवर कर लिए यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपने डाउट मेंशन करिएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे सारे क्लास के अपडेट आपको मिल जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।